दिखाई दे रहा है वंदना जी? नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं दिखाई दे रही हूँ। एक्चुअली आईपैड आज काम नहीं कर रहा तो मैं आज फोन से लाइव हूँ। नमस्कार वंदना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। अटूट बंधन के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय है कथा साहित्य में अन्य कलाओं की आवाजाही। ये विषय बहुत दिनों से मुझे हॉन्ट कर रहा था और मुझे लगता था कि जिस सदी में मैंने जिन कहानियों के बीच में जन्म लिया था और आंखें खोली थी, उन कहानियों और उपन्यासों में अन्य कलाओं की उपस्थिति कहीं ना कहीं मिल जाती थी। मसलन अगर हम विमल मित्र या शिवानी से भी शुरू करते थे तो संगीत की मजलिसों का जिक्र मिलता था, बड़े गायकों का जिक्र मिलता था। अगर हम वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि राग गुजरी कहाँ से निकला है। और वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी से हमने जाना कि बैजू बावरा ने ही राग गुजरी का आविष्कार किया था और उन्होंने ही राग गुजरी को पहली बार गाया था। और भगवती शरण वर्मा को पढ़े तो नृत्य, संगीत, मूर्तिकला और सिनेमा उनके यहाँ मिल जाएंगे। रांगी राघव के कब तक पुकारूं में लोक कलाओं का जिक्र मिलेगा। तो मुर्दों का टीला में मोहनजोदाड़ो की साइट से मिली मूर्तियों का मानवीकरण भी मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस सदी में मैंने और आप में से बहुत सारे लोगों ने 2 मिनट, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिस सदी में आंखें खोली थी, उस सदी के साहित्य में कलाओं की परस्पर आवाजाही अच्छे खासे तरीके से थी। और हम आबिद सुरती जी को पढ़ें तो उनके उपन्यासों में चित्रकारों के स्टूडियो मिल जाया करते थे और सुरेंद्र वर्मा जी के तो हर नॉवल में कोई ना कोई कला विद्यमान रहती है, मगर वहां वर्चस्व थिएटर का रहा। जी आप सबका स्वागत है। नमस्कार। राजकमल चौधरी के बारे में मैं बात कर रही थी कि वो मेरे प्रिय लेखक हैं और महान कला मर्मज्ञ भी हैं। और वो अपने आप में इतने ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के लेखक थे कि उनकी यहाँ साल्वाडोर डाली से लेके मोने के चित्रों का जिक्र, पाश्चात्य संगीत की समझ और सिनेमा कला की समझ भी मिल जाती है। पिछली सदी में साहित्य की विभिन्न विधाओं और कला के माध्यमों की हदों के बीच में आवाजाही बनी रही, लेकिन उसके बाद एक अकाल सा मिलता है। आज हम उसी अकाल पर बात करने जा रहे हैं कि क्या हुआ कि अचानक बहुत सारी कलाओं की जो आपसी आवाजाही थी उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आई और हमारे यहाँ कला की जगह एक ऐसे कटु यथार्थ ने ले ली कि कला कहीं जाकर छुप गई या कला के प्रति एक आक्रामक रवैया देखने में आया, जबकि कला तो अनुभव से ही उपजती है और उस अनुभव की अभिव्यक्ति ही कला होती है।
हम यथार्थवादी साहित्य की कसौटी पे खरे उतरने की चाह में कला से दूरी बरतने लगते हैं, जबकि कलाएं तो यथार्थ का भी अति यथार्थ कहलाती हैं। जी कुसुम पालीवाल जी, नमस्कार। आई होप मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं फोन से कर रही हूँ तो जिसमें मुझे थोड़ी सी लाइट कम दिखाई दे रही है। तो अब फिर से कला की बात पे आते हैं कि जिस यथार्थवाद के चलते हम कलाओं से एक दूरी बरतने लगे थे, उसकी बात करें तो कलाएं तो यथार्थ का भी अति यथार्थ कहलाती हैं। और कला सबसे पहले अपने मूल में प्रकृति से पहले अनुभव है और उसके बाद है अभिव्यक्ति। किसी भी यथार्थ को पकड़ने में कलाकार कुछ अनुभव करता है और उस अनुभव को विशेष ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। और किसी भी कलाकार का जन्म अनुभव या विचार को कला में अनुदित करने की चेष्टा से होता है, और ये उस कलाकार पे डिपेंड करता है कि वो अपनी उस अनुभूति को, अपने उस विचार को किस माध्यम में अनुवाद करे, चाहे वो चित्रकला में करे, चाहे मूर्ति में करे, या फोटोग्राफी या मंच पर, या नाटक या सिनेमा के माध्यम से प्रकट करे। अगला ये प्रश्न उठता है कि फिर इन दोनों रूपों का, कला के इन रूपों का आपसी संबंध क्या है? तो क्या कला रूप एक दूसरे के बीच में आवाजाही कर सकते हैं? क्या उनकी आवाजाही सहज है? क्या इतना आसान है दो कलाओं के बीच में आपसी आवाजाही का ये जो संबंध है? एक हद तक। कथा साहित्य को तो नाटक और सिनेमा में बदला जा सकता है, बहुत ही सहज, और कविता को संगीत में बदला जा सकता है। साहित्य को चित्र या मूर्ति में उकेरा जा सकता है, लेकिन साहित्य ने अपनी दीवारें इतनी ठोस क्यों बना रखी है? क्यों नहीं हम किसी चित्र पे समूची कहानी लिख सकते? मुझे अवधेश जी की चित्र श्रृंखला पे लिखी गई एक बहुत रोचक कहानी याद आ रही है, जिसको लिखा था हमारे देश के प्रसिद्ध चित्रकार अखिलेश ने। उस कहानी का शीर्षक था वह धूसर में प्रकट होती है। ये पूरी की पूरी कहानी एक तरह से अवधेश यादव जी है, उनकी पूरी चित्र श्रृंखला पर ये कहानी लिखी गई थी। और ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैं एक सुखद आश्चर्य में भर गई थी कि किसी अमूर्त चित्रण का, किसी अमूर्त चित्रों की श्रृंखला का ऐसा कथा रूपांतरण भी होता है। और ये कहानी आप खोजेंगे तो बहुत ही रोचक कहानी है, आपको हिंदी नेस्ट पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे गीताश्री की एक कहानी है, खाना बदोश, और उसकी नायिका है, एक पेंटर है, और वो कश्मीर में जाकर उन वादियों के बीच में खास तौर का एक कलात्मक जागृति महसूस करती है। और इस कहानी में उन्होंने सिरज, जो हमारे पेंटर हैं, हमारे देश के बहुत अच्छे कलाकार हैं, पेंटिंग भी करते हैं और अमूर्तन में उनके स्कल्पचर भी बनाते हैं मिट्टी से, तो सिरज के चित्रों की उन्होंने वहां पर जिक्र किया है। और सिरज का, नमस्ते सोनी। तो ऐसा नहीं है कि हम चित्रों या अमूर्त ऐसी कलाकृतियों के ऊपर कहानी नहीं लिख सकते हैं, और उसी तरह से चित्रकार हमारी कहानियों में और हम चित्रकारों की दुनिया में जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो कहानियों के आपको उदाहरण दिए। एक तो वह धूसर में प्रकट होती है, ये कहानी हिंदी नेस्ट पे उपलब्ध है, और गीताश्री की कहानी खाना बदोश जानकी पुल पे उपलब्ध है, जो कि इस कहानी में मुझे लगता है पहली बार, या पहले भी हो सकता है आया हो। उसमें सीरज सक्सेना जो है हमारे देश के पेंटर भी है और स्कल्पचरिस्ट भी हैं, उनके चित्रों और उनकी कलाकृतियों को इन कहानियों में देखा जा सकता है। साहित्य में अगर अनेक कलाएं अपनी उपस्थिति हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम नई विधाओं से, नई कलाओं से नहीं होती, या आगे के निर्मल वर्मा के यहाँ पाश्चात्य संगीत या किसी पाश्चात्य मूर्ति, या इवन मेरी पंचकन्याओं में अगर
फ्रेंच ओपेरा, इटालियन ओपेरा का जिक्र आता है तो हम सब उस कहानी से समृद्ध होते हैं और आनंद भी लेते हैं, क्योंकि एक नई दुनिया के, एक नई कला के वातायन खुलते हैं, बहुत सारे रोशनदान खुलते हैं, जिनसे बहुत सारे चित्र, बहुत सारी विधान, बहुत सारे जिस तरह के शिल्प हमारी कहानी में प्रवेश करते हैं। तो जो मुझे लगता है कि कलाओं से हमें हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, वो इसीलिए लगता है, क्योंकि दूसरी कलाएं आएंगी तो कहानी में जो रस का संचार है लगभग दुगुना होगा, क्योंकि दूसरी कला भी आकर वहां उपस्थित है। जैसे नृत्य करते हुए मनुष्य का चित्र बनाने की प्रेरणा कलाकार के अंतस में अपने आप आती है, तो एक कहानीकार के अंतस में किसी मूर्ति को देखकर उसे कहानी रचने की प्रेरणा क्यों नहीं आएगी। और कविता और संगीत में जो लय है, उसके लिए बिरजू महाराज कहते हैं, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था बिरजू लय के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो सारी की सारी लय हमें प्रकृति से मिली है, बल्कि मनुष्य के शरीर से मिली है, कि ये जो हमारा हृदय है जो धड़कता है, तो वो भी एक लय में धड़कता है। तो लय हमने प्रकृति से ली है, और इस समूची पृथ्वी पे हमें उसके घूर्णन में भी एक लय दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि पूरा समूचा जीवन हमारा संगीत, चित्र और समस्त कलाओं से भरा पड़ा है, तो क्यों नहीं हमारी कहानी जो मनुष्य की कथा कहती है, उसमें बहुत सारी दूसरी कलाओं का आवागमन होना चाहिए। ऐसे में किसी भी कलाकार के लिए बहुत असंभव नहीं होता कि वो एक कला के उपकरण दूसरी कला में इस्तेमाल करें। जैसे कि हम कोई चित्रात्मक कहानी लिखें, जैसे कि हम कैमरे की आंख से किसी कहानी को पकड़ें, जैसे कि हम पेंटर के ब्रश से किसी कहानी को पकड़ें, जैसे कि हम मूर्ति कला की जो हथौड़ी छैनी है उससे कोई कहानी को पकड़ें, या फिर किसी नर्तकी के जो त्रिभंग है और जो उसकी लय है, जो उसके परण है और जो उसकी समूची चेतना है, एक नृत्यांगना चेतना से हम कहानी को भी तो पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की आवाजाही से नए नए प्रयोग और नए नए रूपों का जन्म होता है। और पाश्चात्य संगीत का शाब्दिक आस्वाद हमने कहाँ से लिया? हमने पाश्चात्य संगीत का शाब्दिक आस्वाद हम में से अक्सर सभी ने निर्मल वर्मा जी के उपन्यासों में लिया। नृत्य भी जिस तरह से वॉल्ट्ज और इस तरह के नृत्य हैं, तो वो हमें निर्मल वर्मा जी के साहित्य में दिख जाते हैं। और मैंने भी पंचकन्या में प्रयास किया है कि मैं पाश्चात्य नृत्यों का उसमें जिक्र कर सकूं। मेरी किताब यहाँ पर है, पंचकन्या, और मैंने पंचकन्या में बहुत सारे नृत्य लेने का प्रयास किया था। और क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं हम नृत्य को इस कहानी में पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं हम नृत्य को कथा साहित्य में ला सकते हैं? कोशिश करेंगे तो लाएंगे, क्योंकि मैंने बचपन से कालबेलिया नर्तकियों को बहुत गौर से देखा है, बहुत गौर से। उनके शरीर का एक एक चाप, वो कैसे समकोण पे आके, कैसे आंख, तिरछी आंख करके देखने वाले के हाथों में गूज बम्स आ जाए, ऐसा नृत्य करती हैं। तो उस जो पंचकन्या में मैंने कालबेलिया नर्तकियों के नृत्य को लिखा है, शब्दों में जो ढाला है, उसका मैं एक अंश आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सोपीना सपेरन नाचती हुई उन दो लड़कियों के बीचों बीच जा बैठी। पहले घुटनों के बल ओढ़कर घूंघट बनाकर गुड़िया की तरह अपनी गर्दन जल्दी जल्दी मटका कर देखने वालों पर मुस्कान भरे कटाक्ष फेंकने लगी। फिर जैसे उसने एक तरंग के साथ जिस्म लहराया, फिर हाथ फैलाकर पीछे की ओर झुकती हुई घूम गई। उसके घूमते ही उसकी गर्दन रबर की गुड़िया की तरह घूमकर दूसरे कंधे पर आ टिकी। एक जादू सा हुआ। उसके पैर और गर्दन समानांतर एक लय पर घूमते हुए एक चाप बना रहे थे। कमर और हाथ उसी लय में द्रुत की ताल पर समानांतर चल रहे थे। पूरे नृत्य के दौरान लय और ताल का सम्मोहक मिश्रण, बीच बीच में आंखों और मुस्कान का विलास। जब वह दांत खोलकर मुस्कुराती तो दांतों में जड़ी सोने की कील चमकती। आदमी तो आदमी, औरतों के कलेजे हुमक जाते जब वह नैनों की कटार साधती। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। एक अमरीकी ने अपने दोस्त को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, लुक गूज पिंपल्स।
गोरे के हाथ के सुनहरे रेशे खड़े थे और त्वचा के रोम उभर आए। वह कैंचुल छोड़ती हुई नागिन सी थी, जिसमें हर चक्कर के बाद वो एक नया रूप लेकर बाहर निकलती। हद तो तब हो गई जब उसने हंसते हुए अपनी अनामिका उंगली से चांदी का छल्ला उतारा और घास उगी जमीन पर रख दिया। घूमकर चक्कर खाते खाते वह खड़ी हुई और ताल के साथ ठुमकते हुए देह को पीछे झुका लिया, यहाँ तक कि गर्दन उसके पैरों से जा लगी, मगर देह दोहरी अवस्था में थी और तब भी ताल पर थिरक रही थी। अब वह झुकी, पहले गर्दन जमीन के समानांतर थी, अब माथा जमीन को चूम रहा था। उसने थोड़ा और अपने शरीर को धनुषाकार झुकाया और अपनी लंबी लंबी पलकों से अंगूठी उठा ली। एक विदेशी छायाकार जो पूरे नृत्य को शूट कर रहा था, वो चौंक गया। और ये दृश्य एकदम सत्य है कि उस स्त्री ने, कालबेलिया नर्तकी ने, पीछे घूम के जमीन पे पड़ा हुआ सिक्का अपनी पलकों से उठा लिया। ये मैंने देखा है आंखों से। तो ऐसे देखे हुए अद्भुत दृश्य, ऐसे देखे हुए कलात्मक अद्भुत दृश्यों को हम अपनी कहानी में बिल्कुल हूबहू उतार सकते हैं। बस ये है कि हमें अपनी एक चेतना को, जो कलाकार को और कला को प्यार करती है, उसको थोड़ा सा जगाना होगा। सिनेमा और रंगमंच और टेलीविजन के साथ साहित्य की आवाजाही के दूसरे कारण है। सिनेमा सबसे पहले कथानक, पात्रों और स्थिति की खोज में साहित्य के पास आता है। हमेशा सिनेमा, आपने देखा होगा, सिनेमा साहित्य के पास आता है। सिनेमा साहित्य से अपने छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े, प्रेरक प्रसंग, बहुत सारी चीजें साहित्य से सिनेमा लेता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि साहित्य भी सिनेमा से कुछ ले सकता है? जी, साहित्य भी सिनेमा से कुछ ले सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गुलजार कहते हैं ना कि साहित्य और सिनेमा का संबंध एक अच्छे और बुरे पड़ोसी की तरह एक दूसरे पर निर्भर करता है। कई बार एक पड़ोसी उदार होकर दूसरे को चीनी दे देता है, कई बार दूसरा पड़ोसी उसको कुछ नहीं देता। सिनेमा को हमेशा साहित्य की मदद चाहिए होती है। लेकिन सिनेमा साहित्य में कैसे आए? तो एक तो हम किसी सिनेमा का किसी कहानी में विश्लेषण करें और उस सिनेमा के पैरेलल कोई दृश्य अपनी कहानी में लाएं, या फिर एक जिसकी हम शिल्प की बात करते हैं। हमने मेरे पिछले कहानियों के जो लाइव हुआ था, तो मैंने एक सिनेमैटिक शिल्प की बात की थी कि हम कैमरे की निगाह से कहानी को पकड़ें। तो ये शिल्प जो है, सिनेमैटिक शिल्प का, हम कैमरे की आंख बनकर कहानी को रचें। मुझे हिंदी लेखन में बहुत कम ऐसे रचनाएं दिखती हैं। अंग्रेजी साहित्य में मुझे दिख जाती हैं ऐसी रचनाएं। लेकिन मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और वो सिनेमेटोग्राफर हैं, गजाल जैगम। और पहले बहुत कहानियां लिखती थी और अब उन्होंने कहानियां लिखना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। तो वो दूरदर्शन की सिनेमेटोग्राफर हैं। उनकी कहानियों में मुझे ये शिल्प मिला था। उनकी एक कहानी है, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। इस कहानी में उन्होंने कैमरे की तरह, बिल्कुल जैसे कैमरा फिल्म में हम इस तरह से कैमरे को लेते हैं, रूम के दृश्य पे कैमरा डाला कि वहां कैसे मटके पड़े हैं, आधी कैसे एक जगह रोशनी आ रही है। तो बिल्कुल उन्होंने अपने सिनेमेटोग्राफर होने का ये गुण कहा। और उनके पहले ही दृश्य में कलम कैमरा बन जाती है और बाथरूम के ऊपर एक खास एंगल से पड़ती है, और पूरी कहानी इन्हीं दृश्यात्मक कोणों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो ये एक बहुत अनूठा शिल्प। तो जी, एकदम रुचिका जी, तो को भी साहित्य में ला सकते हैं, एक शिल्प की तरह, एक विधान की तरह, और वैसे एक प्लॉट की तरह। सिनेमा में काम करने वाले लोग इस तरह से बहुत सारी चीजें, लेकिन शिल्प की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एक कला दूसरी कला में प्रवेश करती है। की कहानियां अगर आप पढ़ें तो हिंदी नेस्ट पे हैं ये कहानियां उनकी। एक तो नेक परवीन है और एक है बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो उनकी जो सिनेमाई दक्षता है साहित्य में और कहानी में, कथा साहित्य में, यूं चुपके से दाखिल होती है और एक नई शिल्प को जन्म देती है।
ऐसे ही चित्रकला, नाटक, संगीत और फिल्म की पुरानी बिंब मालाओं की प्राविधियां, यानी वो विधियां जो कि हम, हाँ लक्ष्मी, लेकिन कहानी में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो चित्रकला, नाटक, संगीत और फिल्म की जो पुरानी बिंब मालाओं की प्राविधियां हैं या वो विधियां हैं जिनसे हम उन कलाओं में दक्ष होते हैं, उन प्राविधियों को वैश्विक साहित्य के संसार में, तो उन प्राविधियों ने साहित्य में आके एक हलचल पैदा कर दी है। लेकिन हम हिंदी में बात करें तो हमें बहुत कम उपन्यास मिलेंगे। जैसे कि अगर हम अमूर्त चित्रकला या अमूर्त किसी एब्स्ट्रैक्ट नाटक या किसी एब्स्ट्रैक्ट मूर्ति की बात करें तो हमें बहुत कम उपन्यासों में उनका विधान मिलता है। जैसे कि हम अगर पढ़े हैं तो निर्मल जी का अंतिम अरण्य है, और विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है दीवार में खिड़की रहती है। गीतांजलि श्री का उपन्यास है तिरोहित, वो भी ऐसा है कि आप उसमें अमूर्त में जीवंत जीवन को देख सकते हैं, जिनमें हम विभिन्न कला माध्यमों के द्वारा पैदा की हुई नई आहट को देख सकते हैं। ऐसे अलगा सराफ जी की शेष कादम्बरी भी हम उसमें ला सकते हैं, उसी विधान के तहत कथा कहते हैं, और वो जीवन का एक अलग किस्म का मूर्त कथा बनती जाती है। अब बात करें कला और कलाकारों पे लिखी गई कृतियों की, तो संजीव की कहानी मानपत्र को मैं सबसे ऊपर रखूंगी, क्योंकि ये जो कहानी है उनके पंडित रविशंकर जी के मैयर में जो बिताए गए समय है, वो मैयर में एक संगीत सीखने जाते हैं, सितार सीखने जाते हैं पंडित अलाउद्दीन जी से। तो उनकी पुत्री जो आयशा है वे उससे प्रेम कर बैठते हैं, और किस तरह से ये प्रेम और अलाउद्दीन जी का स्नेह, उन दोनों का विवाह, और किस तरह से पंडित रविशंकर जी की महत्वाकांक्षाएं और उनका विदेश चला जाना, ये कहानी पूरा का पूरा उनके जीवन को समेटती है। भी हम संगीत और संगीतकारों के जीवन को समझ पाते हैं, और मानपत्र में बारीकी से लिया मैयर का जो वातावरण है कि कैसे वहां पे जो सरस्वती देवी है उनका मंदिर अलाउद्दीन खान जी के सितार वादन से ही खुलता है। वहां जी के सितार जागृत, तो ये जो गंगा जमनी हमारी सभ्यता है उसका भी एक उदाहरण है मानपत्र। और आगे मैं ऐसे ही संगीत पे आधारित उपन्यास के लिए बात करूं तो मृणाल पांडे जी का उपन्यास है सहेला रे। उसमें उन्होंने शास्त्रीय संगीत की मौजूदा स्थितियों और उनके ऊपर और उन खानदानों को, संगीत के जो पूरे के पूरे क्लैंस हैं उनको जीवित रखने में तवायफों का जिक्र है कि कैसे तवायफों ने पूरी की पूरी संगीत की एक धारा, और कैसे, मतलब ये अद्भुत उपन्यास है कि संगीत तवायफों के जरिए अक्षुण्ण रहा और कैसे मंचों पे आया, कैसे सम्मानित हुआ। इसी तरह अगर रेणु को पढ़ें तो वहां पर लोक कथाओं, नौटंकी जैसे लोक नाट्य को स्थान मिलता है। रेणु ने तो अपनी एक कहानी संग्रह का नाम ही ठुमरी दे रखा है। हालांकि इसमें इस शीर्षक की कोई कहानी नहीं है कि आप सोचें कि ठुमरी शीर्षक से कोई कहानी मिल जाएगी। तो इस शीर्षक इसलिए रखा है कि क्योंकि ठुमरी जो होती है ना, उसमें बहुत सारे भाव, बहुत सारे रागों का मिश्रण होता है और निरूपण होता है। तो बात वही है कि उनकी जो ठुमरी है उसी में उनकी वो कहानी है मारे गए गुलफाम तीसरी। सभी जानते हैं तीसरी कसम में कैसे नौटंकी का पूरा जिक्र है, कैसे वो लोक कथा महुआ घटवारे आती है। लोक नाट्यों पे बात करें तो बिज्जी ने भी अभूतपूर्व लिखा है। स्वांग कला पे उनका एक अभूतपूर्व कहानी है जिसका शीर्षक मुझे याद नहीं आ रहा है, पर नरसिंह अवतार पे उन्होंने एक स्वांग करने वाले पे कहानी लिखी है कि कैसे वो एक दुष्ट राजा को स्वांग करते करते मार डालता है। तो बिज्जी के पास अकूत भंडार है जहां वो लोक नाट्यों और लोक गायन को अपने कथा साहित्य में लेके आते हैं। और अब मैं आती हूँ अपने प्रिय राजकमल चौधरी जी पे
कि उनके साहित्य में कौन सी ऐसी कला है जो दिखाई नहीं देती। उनका वैश्विक साहित्य और अनन्य कला प्रेम उनकी लेखनी से हर पल निसरत होता है। हाँ, प्रवीण झा जी की घरानों पे किताब आई है, लेकिन वो कथा साहित्य नहीं है। यहाँ हम कथा साहित्य और कलाओं का आपसी आवाजाही पे बात कर रहे हैं। तो मैं राजकमल चौधरी जी की बात कर रही थी कि मैं उनके लेखन को इस उत्सुकता से पढ़ती हूँ कि न जाने वो कब बातों बातों में किसी चित्रकार या किसी लेखक या किसी मूर्तिकार से मिलवा देंगे कि मनीषा मीट विद दिस फेलो। तो मैं हमेशा उनको पढ़ती हूँ और मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ कि ये कौन से लेखक हैं। बॉडलेयर को उन्होंने मुझसे मिलवाया, बल्कि मोने की एक पेंटिंग है लंचन ऑन द ग्रास, तो वो राजकमल चौधरी की उपन्यास में पढ़कर ही मैंने वो पेंटिंग को खोजा और पढ़ा। तो राजकमल चौधरी उन विरले लोगों में से हैं जिन्होंने पाश्चात्य चित्रकला को भी बहुत गहरे से अध्ययन किया है। उनका एक लघु उपन्यास है जो कि फिल्म उद्योग के छोटे मोटे आर्टिस्टों पे, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। उनका ये तीन चार उपन्यासों का संकलन है, अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास। इसमें ही उनका वो उपन्यास मिल जाता है 20 रानियों का बाइस्कोप, जिसमें वो हमारे भारतीय हिंदी सिनेमा के अंदर जो छोटे छोटे कलाकार हैं, एक्स्ट्राज हैं, पीछे सिनेमा संभालने वाले हैं, कट बोलने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी साइड वाली हीरोइंस हैं, उसके प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो गजिन जिंदगी है, उनकी जिंदगी के जो कटु सत्य हैं, उन पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है 20 रानियों का बाइस्कोप। लेकिन मैं 20 रानियों का बाइस्कोप में से अंश नहीं पढ़ूंगी। मैं उनके अपने प्रिय जो उपन्यास है देह गाथा, जो इसमें है, उसके एक अंश को पढ़ूंगी कि कैसे वो कलाओं को अपने कथा में जगह देते हैं। बहुत ही खूबसूरत वानगी है, आप पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। देह गाथा जो उपन्यास है मसूरी पे बेस्ड है, मसूरी उसमें आता है। मसूरी मुझे बहुत प्रिय शहर है। मसूरी की यह सुबह चाइना इंक के सिल्हूट जैसी काली है। मसूरी की यह सुबह चाइना इंक के सिल्हूट जैसी काली है। कुहासे के बादलों का कालापन लगता है किसी अनाड़ी आर्टिस्ट ने आकृतियों पे लगातार बेतरतीब ब्रश फेर दिया हो। बादलों के टुकड़े, कुहरे के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, तल, कोण, त्रिकोण, आकारों के टुकड़े, पिकासो के ट्रांस प्रोजेक्टेड फिगर ऑन ए गिवन प्लान के क्यूबिस्ट चित्रों जैसा लगता है। दिमाग दूर दूर तक घूमता है। विशाल चर्च यार्ड में क्रॉस की कतारों पे कतार, कैमल बैंक की पहाड़ी का यह प्राकृतिक उष्ट्र, कंपनी बाग के अनजान दरख्त और अनजान फूलों के पौधे, स्प्रिंग रोड पर सुनसान भुतहे बंगले में रहने वाली अगली पादरिन, जिस किसी भी बर्फ के गोले उछालते फौजी जवान, पत्थर और चांदी पीतल के आभूषण बेचती तिब्बती औरतें, लैंडोर का वो पुराना घंटा घर। दिमाग दूर दूर तक घूमता है। ऐसा लगता है माने के लंचन ऑन द ग्रास का मजा आ रहा है। आज ये प्लैटिनम का सूरज नहीं निकलेगा, बस इसी चाइना इंक में किसी दिन डूब जाएगा और रात भीगती हुई चली जाएगी। दिवस और रात्रि के मिलन की सीमाएं असंलक्ष्य रह जाएंगी। हो सकता है यह अंधकार मुझे प्रिय हो और फिर मुझे अपने अंदर डस ले। तो राजकमल चौधरी क्या हर छोटे वाक्य में किसी न किसी पेंटिंग का, किसी न किसी कविता का, किसी न किसी विदेशी कोटेशन का, देशी कोटेशन का, बल्कि वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की बात करने लग जाते हैं कहानी कहते कहते। तो मुझे लगता है कि कलाएं और सौंदर्य का ये विधान किस तरह कथा लेखन में आए, इसको हम राजकमल चौधरी रखते हैं। अब मैं भगवती शरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा का जिक्र करूं तो वहां पर नृत्य के उपमान आए हैं। नृत्य और संगीत के नए उपमान, नए भाव भंगिमाओं पे वहां पर बात होती है। वहीं सुरेंद्र वर्मा जी का मुझे चांद चाहिए भारतीय और वैश्विक थिएटर को बहुत बारीकी से प्रस्तुत करता है। वर्षा वशिष्ठ की एक कस्बे से सेल्यूलाइड पर्दे की यात्रा के बीच में हम थिएटर पे बहुत देर ठहरते हैं। नाट्य विद्यालय, वहाँ की राजनीतियाँ, घुलती प्रतिभाएं,
ये सब तो है ही मुझे चांद चाहिए में। वहीं मुझे सुरेंद्र वर्मा जी का एक उपन्यास है काटना शमी के वृक्ष को पद्म पंखुरी की धार से भी मुझे बहुत उल्लेखनीय लगता है, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे उनकी उज्जैनी में प्रवेश की जो शर्त होती थी, वह शर्त ये होती थी कि आपको एक कला परीक्षा है। अगर आप चित्रकार दिखाइए, कवि हैं तो वो कोई विषय देंगे, ये दिखाइए। तो उन्होंने इस उपन्यास में कला अकादमियों, कलाओं और कलाओं के आपसी विनिमय, राजनीति, प्रतिभाओं के क्षरण और प्रतिभाओं को किस तरह से दबा दिया जाता है, वो विक्रमादित्य के उज्जैनी काल में, या हम गुप्त काल कहें तो उस काल में भी कलाओं का इस तरह से विनिमय भी था, तो कलाओं का क्षरण भी था और कलाओं की आपसी आवाजाही तो थी ही। इस विशाल कलेवर के उपन्यास में, क्योंकि विक्रमादित्य के नवरत्नों का जिक्र है, तो तत्कालीन कला संसार बखूबी इस उपन्यास में आया है। आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। कालिदास की बायोग्राफी है वैसे तो वो, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा उस समय का उज्जैनी नजर आएगा और कैसे कला, गणित, विज्ञान सब आपस में एक हो जाते हैं। क्योंकि कलाएं हमारे अतीत का चमकीला हिस्सा हैं और उनके आपसी विनिमय बहुत सहज सी बात है। हमें तो ये विरासत में मिला। कहते हैं ना, अष्टाध्यायी में हमें कहीं पढ़ने को मिलता है। मैंने तो किसी से जिक्र सुना था, किसी संस्कृत के विद्वान से, कि अष्टाध्यायी में ये जिक्र आता है कि एक युवक संगीत सीखने जाता है गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले जाके तुम स्थापत्य सीख के आओ। वो लौटता है, तब भी वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अब चित्रकला सीख के आओ। वो फिर लौटता है, कहते जाके कविता और साहित्य सीख के आओ, मूर्ति कला सीख के आओ, मंच कैसे बनाते हैं ये सीख के आओ, अभिनय सीख के आओ। ऐसे करके वो पूरे वर्ष उसको घुमाते हैं। जब वो अंत में आता है, समस्त कलाओं का पर्याप्त परिचय, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आप एक्सपर्ट होके आओ, लेकिन समस्त कलाओं का जब वो पर्याप्त परिचय लेकर आता है, तभी उसे संगीत सीखने का पात्र माना जाता है। तो मुझे लगता है कि यही शर्त साहित्य में भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि हमें अन्य कलाओं का भी कम से कम परिचयात्मक ज्ञान हो, कि हम कलाओं का खुद तो आस्वाद उठा ही सकें, साथ ही हम इस आस्वाद को अपने लेखन के बहाने दूसरों तक भी पहुंचा सकें। हाल ही मैंने गूगल के माध्यम से जाना कि एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, पेंटर हैं, कुणाल बसु। उन्होंने अभी अभी एक उपन्यास लिखा है। लिखा तो अंग्रेजी में है, लेकिन अभी हमारे पास हिंदी में आ गया है। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं खोज रही थी चित्रकला और उपन्यास पे, तो मुझे इस उपन्यास की जानकारी मिली। इसका अंग्रेजी में नाम तो है मिनिचेरिस्ट, यानी लघु चित्र बनाने वाला, और हिंदी में इस उपन्यास का नाम है चित्रकार। और कहते हैं कि ये उपन्यास चित्रकला की उन बारीकियों का चित्रण करता है जिन बारीकियों को हम मिनिएचर आर्ट में आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं तो इसे खरीद के पढ़ूंगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। मेरी आपको राय है, आप भी न चूकें। और अब समकालीन लेखकों में उंगलियों पे लिखे गिने जाने वाले लोग ही अन्य कलाओं के प्रति आवेष्टित हैं। मैं आवेष्टित शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परिचय हम सबका कलाओं से है। हम बहुत कलाओं के बारे में, हम सब थिएटर देखते हैं, हम सब सिनेमा देखते हैं, हम सब पेंटिंग भी देखते हैं, हम अमूर्त को समझने की भी कोशिश करते हैं। हम सब पढ़ाकू हैं, हम कलाओं से परिचय है हमारा, लेकिन हमने कलाओं में एक दो सीढ़ी अंदर उतर के नहीं देखा है और उसको अपने साहित्य में लाने की उस तरह से कोशिश नहीं की जिस तरह से हमें करनी चाहिए। पहले की मैं बात बताऊं तो अज्ञेय जो थे, अज्ञेय का खुद का भी कलाओं में बहुत रुचि थी, बल्कि विज्ञान के छात्र थे तो उनकी विज्ञान में भी बहुत रुचि थी। तो अज्ञेय जब दिनमान के संपादक बने तो उन्होंने सारे हिंदी के बड़े लेखकों को नियुक्त किया और सबको कहा कलाओं पर लिखो, और ताकि सारे लेखक उन विधाओं के संपर्क में आए। और सबने थिएटर पे लिखा, चित्रकलाओं पे लिखा, नृत्य कलाओं पे लिखा। श्रीकांत वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, सबने अज्ञेय के लिए कलाओं पे लिखा। तो ये मुझे लगता है ये एक तरह का बैप्टाइज करना था कि आपको कलाओं के प्रति आवेष्टित करना, न केवल उत्सुक बल्कि आवेष्टित।
कि आप उस आवेश में आ जाएं। आपके ऊपर कलाओं का आवेश, और आवेश के जो वो धनात्मक ऋणात्मक कण होते हैं ना, आपने अगर विज्ञान पढ़ा हो और बिजली कैसे गिरती है, कैसे जो आवेष्टित कण होते हैं वो आपके ऊपर आ जाए और आप कला में धीरे धीरे डूबने लगो। तो श्रीकांत वर्मा जी जो थे, उन्होंने हुसैन, सूजा, अंबादास, स्वामीनाथन, जयराम पटेल, तैयब मेहता और जाने कितने पेंटर्स पे लिखा, और उन्होंने इन टिप्पणियों के जरिए अपनी एक नई तरह की भाषा शैली इजाद की कि चित्र अपने यहाँ हिंदी में बहुत ही कम ऐसे पत्रकार हैं जो कलाओं का के ऊपर समीक्षा लिखते हैं। मैंने लिखी है, मैंने अखिलेश जी की पेंटिंग पे, मनीष की पेंटिंग पे, और मैंने प्रेरणा जी के नृत्य पे, बिरजू महाराज पे किताब लिखी है। तो मुझे लगता है कि हम सब लेखकों को फिर से आगे के उस संसार में लौट के हमें दोबारा से अपने आप को खुद ही बैप्टाइज करना पड़ेगा। हमें मंजरी श्रीवास्तव है, हम सब जानते हैं, मंजरी थिएटर पे समीक्षा लिखती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डांस पे समीक्षा लिखते हैं, चित्रों पे समीक्षा लिखते हैं। तो एक कथाकार को ये भी चीज ट्राई करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने आप को अन्य कलाओं के प्रति आवेशित करें, और हम अज्ञेय तो नहीं है, लेकिन हम अज्ञेय की इस प्रेरणा को अपने साथ लिए चलें कि हम चित्रों पे अपने तई जैसा हो सकता है अपनी एक भाषा, अपनी समीक्षा की एक भाषा इजाद करें। वंदना गुप्ता, बिल्कुल। तो हमें अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब क्या हैं कि अब हम सब है ना एकलव्य हैं, हमारे गुरु नहीं है, हमें अब दूसरों को देख के सीखना पड़ेगा। तो जब मैं बिरजू महाराज पे अपनी किताब लिख रही थी, नृत्य नाटिकाओं वाला जब चैप्टर में लिख रही थी, तो मैंने देखा कि जो अपने हिंदी के बहुत सारे लेखक हैं, उन्होंने बिरजू महाराज के लिए नृत्य नाटिकाएं लिखी हैं और मॉडर्न टाइप की नृत्य नाटिकाएं लिखी हैं। जैसे सर्वेश्वर दयाल जी ने लिखी थी उनके लिए, और टैगोर के साहित्य में तो हम देखते ही है नृत्य संगीत की पूरी गुंजाइश होती है। तो हम अब कभी कभी ऐसी कहानी भी लिखें जिसमें नृत्य किया जा सके। कविताओं पे तो नृत्य किया ही जा सकता है, तो कभी कभी हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम कुछ ऐसी कहानी लिखें जिसमें नृत्य किया जा सके। टैगोर के साहित्य में ये पूरी गुंजाइश थी कि उनके साहित्य पे पेंटिंग की जा सकती थी, उनके साहित्य पे अभिनय किया जा सकता था, उनके साहित्य पे नृत्य और संगीत किया जा सकता था। और हिंदी में एक उपन्यास जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, संगीत पे संतोष चौबे जी का उपन्यास आया है, जल तरंग। तो वो पूरा का पूरा एक संगीत की विधा पर है, और उनकी एक कोटेशन है जो हम सब के लिए जागृत करने वाली है। वो कहते हैं, इसी तरह मुझे लगता है कि कविता संगीत के पास जाती है और संगीत कविता के पास, कहानी नाटक के पास जाती है और नाटक कहानी के पास, कविता कहानी के पास भी जा सकती है और कहानी चित्रकला से भी प्रभाव ग्रहण कर सकती है। विधाओं के बीच ये आवाजाही मुझे बहुत आकर्षित करती है और एक हद तक आवश्यक भी लगती है। हमें अपनी आलोचना में इस आवाजाही को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि अब पुरानी तरह की विभाजक रेखाएं नहीं रही और उन्मुक्त संवाद सभी कलाओं में जारी है, तो क्यों नहीं साहित्य में भी हो। आप पता नहीं सब जानते हैं कि नहीं कि हमारे बीच में बहुत सारे चित्रकार हैं जो बहुत सुंदर गद्य लिखते हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं जो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, जैसे कि प्रतीक्षा बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं। उनके पास अमूर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी रेखाएं, अपने रंग, अपने ब्रश स्ट्रोक्स हैं, और उनकी कहानियों में भी यदा कदा ये सब आ जाते हैं और कहानियों से वो चित्रकला में चली जाती है, चित्रकला से कहानी में आती है। जिस तरह से मैं नृत्य चित्रकला और साहित्य में आती जाती हूँ। ऐसे ही अखिलेश जी हैं, इरा टाक है, इरा भी पेंटर है, और उसका एक रात पहेली कहानी है जिसमें उसने एक पेंटर पे एक कहानी लिखी है। अखिलेश जी हैं जो बहुत बड़े पेंटर हैं, हमारे देश का सम्मान है, और नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में उनकी पेंटिंग भी लगी है, और वो न जाने कितने देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो अखिलेश ने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है, अपनी कला से ही नहीं, अपने अनुवादों से भी। तो उन्होंने, शागाल एक पेंटर है, उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में अनुवाद किया।
उन्होंने एक उपन्यास कुकुर नक्षत्र का अनुवाद किया, कई चित्रकला के लेख, कई पेंटर्स के ऊपर लेख, मकबूल नाम से उन्होंने हुसैन की एक बायोग्राफी लिखी है और उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। इसी तरह मनीष पुष्कले हैं, तो उन्होंने एक तो सफ़ेद साखी अपने उनका लेखकों का संकलन है, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है आगे जो पीछे था। इस उपन्यास में एक कलाकार के अंतर जगत का अनोखा चित्रण है और एक कलाकार के रचने और नहीं रच पाने के बीच की जो कश्मकश होती है उसका चित्रण है और उस आत्मिक पीड़ा को अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त किस तरह करते हैं और एक नए कथा जगत की हमें सैर कराते हैं। अखिलेश जब शागाल की आत्मकथा का अनुवाद करते हैं तो मानो वो एक रिक्रिएशन होता है कि शागाल ने तो रशियन में लिखा, रशियन से अंग्रेजी में आया, लेकिन वो हिंदी में एक चित्रकार के तौर पे नए तरीके से शागाल की आत्मकथा का अनुवाद करते हैं, क्योंकि इस रंगों, चित्रों, रेखाओं से भरी हुई आत्मकथा को हम अखिलेश की सहायता के बिना पकड़ नहीं सकते थे। तो मैं इसका आपको दिखाऊंगी। ये उनकी किताब है आप बीती, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये मार्क शागाल की, और उनकी किताबों के रंग बड़े सुंदर होते हैं और मतलब इतनी सुंदर किताबें होती हैं कि इनको आप ड्राइंग रूम में सजाएं तो एक इंद्रधनुष बन जाए। उनकी सारी किताबें मेरे पास हैं और ये मुझे बहुत प्रिय है। इसमें से एक अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मूर्तिकार ग्विजबोर मेरी सहायता के लिए आया। छोटा, चिकना, लंबा, बकरा दाढ़ी, एक अच्छा आदमी। इसमें आप सबके जो गौर करने की बात है ना कि एक चित्रकार जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो कैसे संकेत देता है। मतलब ये भी एक शिल्प है जो हम सीख सकते हैं कि पेंटिंग की तरह हम कैसे, मतलब एक मॉडर्न आर्ट की तरह हम कहानी को कैसे रच दें। तो वो उसमें बकरे जैसी दाढ़ी और कैसा वो ऐसे चित्रण करते हैं शागाल, उनके चित्रों में भी ये सब चीजें आती हैं। छोटा, चिकना, लंबी, बकरा दाढ़ी, एक अच्छा आदमी। मैं उसे कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूँ। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में उसका स्टूडियो था। वह शिक्षकों द्वारा दी हुई भेंटों से भरा रहता। एंथोकोलॉस्की और उसके समकालीन प्रसिद्ध व्यक्तियों की आवक्ष मूर्तियां, मुझे लगता था ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कठिन रास्ते से तय किया है। सच बात तो यह है कि वह छोटा आदमी लियो टॉल्स्टॉय, स्टेसॉफ रॉपिन, गोरकी, शालियापिन और कई अनेक लोगों से अंतरंगता रखता था। वह अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था, जबकि मैं कुछ नहीं था। जीवन जीने के अधिकार के बिना, महीना गुजारने के लिए जरूरी कमाई के बिना। मैं नहीं जानता था कि मेरे कौशल्य में अभ्यास की उसे कोई उत्कृष्टता दिखी कि नहीं। जैसे भी हो, उसने मुझे बैरन डेविड ग्विंगबॉर्ग के लिए एक अनुमोदन पत्र दिया। उन्होंने मुझे कुछ महीनों के लिए 10 रूबल दिए। उसके बाद आप अपना खुद देखो। वह विद्वान बैरन स्टेसॉफ का अंतरंग मित्र कला के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर वह सोचता था कि यह उसका कर्तव्य है। मुझ पर कृपा करके बात करते हुए मुझे कहानी सुनाता था और इस नीति को सिद्ध करता था कि कलाकार को विवेकी होना बहुत जरूरी है। हाँ जी किरण जी, हरिपाल त्यागी जी भी थे। उनके हमने हंस में बहुत सारे अंकन देखे थे, उनकी संस्मरण भी पढ़े थे। उदाहरण के लिए एंथोकोलॉस्की की पत्नी को देखें, वह अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता था वह भिखारियों को दरवाजे से बाहर से ही भगा देती होगी। देखो इन विचारों को, विवेकशील बनो। कलाकार के जीवन में पत्नी महत्वपूर्ण होती है। मैं अदब से सुनता रहता और साथ ही किसी विचार में उलझा रहता। इस तरह से ये पूरी की पूरी शागाल की आत्मकथा है, जिसमें उनके कलाकार होने के जीवन के संघर्षों का जिक्र है। अब हम आगे आए तो हम विनोद भारद्वाज जी की भी बात कर सकते हैं। उनका एक उपन्यास है सेपुक। सेपुक उपन्यास उनका कला बाजार की दुनिया के भीषण सत्यों का उजागर करता है कि कैसे कला जिस तरह से बाजार में पहुंची है और वहां पे जिस तरह से कला को लेके जिस तरह से आप
बहुत सारे आपके बीच में बिचौलिए लोग आते हैं और कैसे कलाकार को कुछ उसका देय मिलता नहीं है, किस तरह से पेंटिंग्स उनके पास रखी रहती है आर्ट गैलरीज वालों के पास, किस तरह से बाहर भेजे जाने में, चित्रकलाओं की प्रदर्शनियां लगने में किस तरह की राजनीति होती है। ये उपन्यास उस कला बाजार के धांधली को, उस कला बाजार की दुनिया को, उस कला बाजार के काले कोनों को उजागर करता है। तो मुझे लगता है कि ये भी जानने जैसी चीज है। इसी संदर्भ में मुझे मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास याद आ रहा है, कहे ईसुरी फाग। उसमें भी लोक कला, मंच और बाजार के सच सामने आते हैं। शुरुआत में अगर आप पढ़ें तो कि कैसे मैंने भी देखा है राजस्थान में लोक कलाकारों को किस तरह से पॉलिटिकली किस तरह से सप्रेस किया जाता है, किस तरह से वो होटलों में अपने गाने बजाते रहते हैं, किस तरह से बाजार उनको वो इवन चित्रों में, जैसे कि मैं चित्रों की बात करूं तो फड़ पेंटिंग जो होती है राजस्थान में, जिसको पट्ट चित्र कहते हैं, उन पे पूरी कहानी लिखी जाती है। उसको ब्राह्मण लोग, जो जोशी लोग होते हैं, वो पेंट करते हैं और उसको संगीत में कौन ढालते हैं? भोपा भोपी, जो कि इस एक तरह से आदिवासी संगीतकार हैं। तो क्या होने लगा है कि अब वो चित्र तो महंगे करोड़ों में बिक जाते हैं, भोपा भोपी को देने के लिए चित्र नहीं होते। तो जिस तरह से भोपा भोपी जिस तरह से गा के उस चित्र की महिमा बताते हैं, एक एक दृश्य की, एक एक हर दृश्य में एक कहानी है, वो पूरी कहानी गा गा के पढ़ते हैं। तो इस तरह से चित्रकला और संगीत का जो आपसी समन्वय था फड़ पेंटिंग और भोपा भोपी के गायन के कारण, वो संबंध टूट चुका है। चित्रकला ने अपना बाजार खोज लिया है, भोपा भोपी अपने टूरिज्म में जिस तरह भी अपना काम चलाते हैं। और प्रतीक्षा की हम बात कर रहे थे, वो खुद एक मौलिक चित्रकार हैं और उन्होंने एक नहीं कई संग्रहों में कैनवास और रंग के चित्र उभारे हैं। हाँ वंदना जी, डोमिनिक की वापसी भी बिल्कुल कला की आवाजाही है। धन्यवाद, आपने मुझे इस उपन्यास को याद दिलाया और मैं इसको वरना भूल जाती। इस उपन्यास की भी अपनी एक बहुत गहन सूझबूझ के साथ इस उपन्यास और कला की दुनिया के बारे में, संगीत के बारे में लिखा है। दरअसल मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं जिन कृतियों का नाम ले रही हूँ उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ना किसी खास कुछ नामों को लेना चाहती हूँ और कुछ लोगों को नहीं लेना चाहती, क्योंकि या तो वो नाम जो इस पल मुझे याद आ जाते हैं या मैंने नहीं पढ़े या दर्ज रहने से हो गए, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे याद दिलाएं कि एक किताब वो भी है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ वैसी बात कुछ भी नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम बात करें कला साहित्य, कथा साहित्य और उसमें अन्य कलाओं की आवाजाही। तो बस ये उदाहरण है कुछ जो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अब मैं बात करूंगी अपने कला प्रेम की। कथक से नाता मेरा पुराना है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से ही कथक सीखती थी और जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो मैंने कथक में विशारद ग्रहण किया। लेकिन हुआ ये कि कुछ जीवन के चक्र ऐसे रहे कि मैं परफॉर्मिंग कलाकार नहीं बन सकी। पर फिर भी हाँ, वंदना गुप्ता जी बीथोवन का है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें ली हैं। तो कथक मेरे जीवन में बचपन में आया, लेकिन फिर क्या हुआ कि शादी के बाद जब छूट गया तो मैंने फिर भी उसमें विशारद किया, अपनी शिक्षा पूरी की कथक में। और मेरा सौभाग्य था कि मैंने रायगढ़ घराने का कथक सीखा और मेरे जो गुरुजी हैं भगवान दास माणिक जी, दिवंगत कथकाचार्य कल्याण दास महंत के शिष्य और पौत्र भी थे। तो कथक सीखने के दौरान ये होता था कि बाकी सब लोग कथक सीख रहे होते थे और मेरी निगाह जो होती थी गुरुजी के कमरे में पड़ी कथक पे लिखी हुई किताबों पे होती थी। तो मैं वो सारी रोचक सामग्री पढ़ने के लिए ले आया करती थी। और रायगढ़ घराने के जो राजा चक्रधर ज्यू थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो रायगढ़ घराने के जो हाँ प्रज्ञा हाई, तो राजा चक्रधर ज्यू थे, उन्होंने किलो के हिसाब से कथक नृत्य पे किताबें लिखी हैं, किलोग्राम में। मतलब आप सोचिए हर लय पे लय तरंगिणी, सुर तरंगिणी, पता नहीं क्या क्या नाम से वो किताबें थी। क्योंकि कथक हर कला अपने आप में महासागर है, हर कला अपने आप में। जैसे बिरजू महाराज हमें कहा करते हैं
कि आप 3 ताल में ही नाचो तो 3 जन्म निकल जाएंगे, तो बाकी तालों को तो छोड़ ही दो। जो बहुत सारी कहरवा होती है, लक्ष्मी ताल होती है, और भी बहुत सारी ताल होती है। तो सच तो बात यह है कि हम जब कहानी पे बात करते हैं तो कहानी में ही कुछ कलाओं को साध लें, वही गनीमत है। तो कथक में आमद यानी अवतरण, कथक में एक आमद होती है। तो मुझे क्या लगता है कि कहानी में भी एक आमद होती है। जैसे कि आप जब चल के आते हैं तो जिस तरह से कथक में आपकी आमद होती है, आप चल के आते हैं, धा तक धूंगा धागे धिंग ता करके, है ना। उसी तरह मुझे लगता है कि कहानी की भी अपनी आमद होती है और उसकी अपना तराने के साथ जो समापन होता है कहानी में। तो कहानी में भी आमद और तराने के साथ जो एक विशुद्ध समापन होता है, तो हम कथक से वो अनुशासन सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा, और इवन मेरे को लगता है कि कहानी में लैंडिंग और टेक ऑफ कथक में हमेशा होता है कि आप कैसे आए, कैसे खड़े हुए, कैसे थाट बनाया। तो बिल्कुल आपको कहानी में भी एक थाट बनाने की ज़रूरत है, और कहानी में किस तरह से आपको निकलना है उसकी भी ज़रूरत है। जी अग्निशेखर जी तो मेरा विशेष रुझान रहा कलाओं के प्रति, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं लोक नाट्यों के बीच में गुजरा है। आप मुझे जो आज देखते हैं, और आप अगर मेरे बचपन की कल्पना करें तो एक छोटा सा चित्तौड़गढ़ कस्बा है, वहाँ पे रक्षाबंधन के बाद भी लोग आके गवरी लोक नाट्य करते हैं 7 दिन तक। उसमें शिव जी की कथा कही जाती है और थोड़ा सा उसमें महाभारत का भी हिस्सा आता है। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि सड़क पे वो हो रहा है, भील नाच रहे हैं, मांदल, अलगोजा, तरह तरह के जो लोक वाद्य होते हैं, ड्रम, वो सब बजाते हुए नाट्य हो रहा है, वो लोक नाट्य। और सब सड़क पे बैठे, नॉर्मल गंदी सड़क पे, और मनीषा कुलश्रेष्ठ एक छोटी बच्ची की तरह वहां पे बैठी है, पूरी रात देख रही है उस गौरी नाट्य को। तो मेरा शौक तो इस हद तक था कि मैं माँ से झगड़ के किसी न किसी पड़ोस वाली आंटी के साथ वहां बैठ के गौरी देख रही होती थी, क्योंकि मेरी माँ तो टीचर थी, उनको तो सुबह स्कूल जाना होता था, तो वो मेरे साथ नहीं बैठती थी। तो मेरा बचपन कलाओं के प्रति एक उत्सुकता का बचपन था। और गफूरिया जो मेरी कहानी स्वांग है, गफूरिया मेरी जिंदगी का महानायक, क्योंकि गफूरिया एक मुस्लिम पुरुष था और वो स्वांग धरता था, और पूरे चित्तौड़गढ़ में वो कभी साधना जैसे हेयर कट कटा के और बेल बटन पहन के साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, सब कहते थे गफूरिया। तो गफूरिया उस शहर की शान था। गफूरिया लेडी संगीत में आके डांस करके चला जाता था, कंकरिया मार के जगाया, हाय वो मेरे सपनों में आया। तो एक बार मैं मेले में खो गई थी, मम्मी पापा सब घर चले गए, भाई बहन घर चले गए, मैं मेले में खो गई। हाँ मनीष तुम सुन रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं इस अनूठी संधि को बिल्कुल मैंने देखे रजा के चित्र, और तुम्हारे माध्यम से भी, और एक अलग तरह से उनको समझने का मुझे मौका मिला है। तो मैं ये बता रही थी कि गफूरिया जो लोक नर्तक था और एक स्वांग धरने वाला था, वो कैसे मेरे जीवन में एक प्रेरणा बन के आया। और जब मैं खो गई थी तो वो मुझे साइकिल पे छोड़ने घर आया, और मेरी माँ ने मुझे एक चांटा लगाया, तो ऐसे पल्ला लपेटते हुए बोला, जाने दीजिए बहन जी, बच्चे हैं। तो मुझे आज भी गफूरिया का वो रोल नहीं भूलता, जबकि गफूरिया का अपना परिवार था। तो इसी तरह स्वांग कहानी में गफूरिया आया। उसके बाद हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कठपुतली कला के जो भागीरथ थे, देवीलाल सामर जी, बहुत प्रसिद्ध नाम है। आप कभी मेवाड़ जाएं तो आप सब जानेंगे कि भारत में रशियन कठपुतलियों और बहुत सारी कठपुतलियों का जो संग्रहालय उन्होंने बनाया है लोक कला मंडल में, वो देवीलाल सामर जी ने बनवाया है। तो मेरे बचपन उनके सानिध्य में बीता। हमने बहुत सारी वर्कशॉप उनके साथ की है, पेपर मैशी की कठपुतलियाँ बनाई हैं। तो इसीलिए कठपुतलियों के प्रति मेरा प्रेम है, और मेरी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी कठपुतलियाँ हैं। ललित सर थे जिनसे मैंने आरंभ में कथक सीखा, और मीरा कन्या महाविद्यालय थे जहाँ मैं थिएटर से जुड़ी, जहाँ सुधा मैडम, मंगल सर, मंजू मैम, ये सारे लोग हमें नाटक सिखाया करते थे। बल्कि हमने न केवल नाटक उनसे पढ़े अलग तरह से, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, अश्क का तौलिए, मनु भंडारी जी का बिना दीवारों का घर, ये सब हमने मंचन किया है। तो
इस तरह से इन अभिनय से रुचि जगी। फिर मेरी शादी हुई अंग्रेजी दा माहौल में, जहाँ एयरफोर्स में, तो थोड़ा पाश्चात्य संगीत की तरफ रुझान बढ़ा। फिर साहित्य की ओर वापसी हुई, यूरोप गई तो ओपेरा में रुचि जगी। मैं वहाँ मिलान गई थी, वहाँ पे पुराने मिलान का बहुत फेमस ओपेरा थिएटर है ला स्काला, वहाँ पे एक बहुत फेमस ला बोहेम ओपेरा है, वो देखा। और विवाल्डी के 4 सीजन का कॉन्सर्ट, वहाँ पे आपको सड़कों पे भी कोई भी लोग गाते हुए दिख जाएंगे। मैंने पंचकन्या में इस ओपेरा आर्ट का जिक्र किया है, कैसे मंच और किस तरह से उनके यहाँ होता है। तो अभी जैसे कि हमारे मित्र यहाँ पर थे, मनीष पुष्कल हमारे बीच में थे, तो मनीष जी और अखिलेश जी का चित्रों को मेरी समझ में बहुत बड़ा रोल है। और मैं खुद कोई चित्रकार नहीं हूँ। अखिलेश जी ने कहा था तुम बहुत बुरी चित्रकार हो, तो मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ नकल करती हूँ। लेकिन मुझे अपने साथी और अपने कंटेम्प्रेरी, अपने सीनियर्स की बहुत अच्छी, जी अग्निशेखर जी, बहुत अच्छे चित्रों को देखने का, उन पे कभी कभी लिखने का अवसर मिला है। अखिलेश जी और मनीष जी, जब मैं साहित्य में आई थी तब मेरा उनसे परिचय हुआ। तो और हमारा तो अतीत ही रहा है कि अशोक जी और रजा साहब की मित्रता थी। निर्मल जी, उनके ब्रदर जो हैं राम कुमार जी खुद लेखक भी थे, उनकी अपनी कहानियां हैं। तो निर्मल जी और राम कुमार जी के आपसी पत्र संबंध है, और निर्मल जी और स्वामी जी की दोस्ती। तो चित्रकारों, कलाकारों, बिरजू महाराज और अशोक जी की भी आपसी मित्रता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का आपसी संवाद भी बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल कुसुम जी, फ्रांस में भी बहुत सारे लोग इस तरह से। तो मुझे लगता है कि एक और जो एस्पेक्ट जो मैं यहाँ उठा रही हूँ कि चित्रकारों से, पेंटर से, डांसर्स से, थिएटर वालों से हमारी जो आपसी दोस्ती है उसको भी बहुत ज़रूरी है उसका समन्वय। बल्कि कई सेमिनार आर्ट, मतलब जो विविध कलाएं हैं उनके आपसी संबंधों पे बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम भी होने चाहिए। अशोक जी ऐसी कोशिश करते हैं अक्सर, और उन कोशिशों में हम में से कुछ शामिल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर अशोक जी इस तरह के कई सारे कार्यक्रम रजा फाउंडेशन के ज़रिए कराते हैं कि कलाओं का आपसी समन्वय बहुत गहरा हो सके। लेकिन मैं देखती हूँ कि कविता की दुनिया में तो दूसरी कलाओं की आवाजाही आसानी से हो जाती है, लेकिन कथा साहित्य में थोड़ा सा हम स्टबर्ननेस दिखाते हैं। तो इसी तरह पत्र श्रृंखला में अखिलेश जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम भी आपस में पत्र व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा हमने किया, लेकिन लापरवाही मुझसे हो गई, तो जो कि मैं आगे रिजॉल्व करूंगी। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी लंबी बातचीत की इस विषय पे, और आप चाहें तो इस वक्त मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं। अब आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकती हूँ मैं। हाँ, लगभग 1 घंटा बोली हूँ मैं। तो अब मैं मनीष, थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुमने हमें एक इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास दिया जिसको हम रचने और नहीं रचने के बीच का जो एक संघर्ष है उसको समझ सके। वंदना जी, मैं स्वप्नपाश में से पेंटर जो है, इसकी नायिका जो है गुलनाज फरीबा, उसका एक हिस्सा पढ़ के सुना देती हूँ। युवा गौरव पेंटर गुलनाज फरीबा से हमने कुछ समय चुराया और उनके साथ एक इंटरव्यू लिया। आप चित्रकार बनेंगी ये कब तय हुआ, जबकि आपके माता पिता तो? हाँ, मैं परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकारों से भरे पूरे घर में जन्मी हूँ। संगीत और संवादों के बीच, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के बीच, अभिनय और सहज जीवन के बीच तो एक असमंजस मेरे मस्तिष्क का स्थायी निवासी था। मुझे अक्सर नहीं पता चलता था कि मेरे माता पिता कब अभिनय में हैं और कब नॉर्मल हैं। उन दोनों ने मुझे अपनी कलाओं की तरफ लाने के लिए कोई खींचतान नहीं की। वे समझदार थे
उन्होंने अपनी दुनिया खोज लेने का भरपूर समय और एकांत मुझे दिया। मुझे ऐसी दुनिया मुहैया कराई जहां आज़ादी थी सांस लेने की, सपने देखने की, प्रसन्न रहने की, और एक बहुत बड़ी उम्मीद लदी थी मुझ पर चीज़ों को अपनी नज़र से देखने की और कुछ मौलिक गढ़ने की। सतही तौर पर इस दुनिया में दुख प्रतिबंधित था, किंतु आत्मयंत्रणा तो फिर भी दबे पांव चली आती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझे अपनी दुनिया उनसे अलग ढंग से आविष्कृत करनी है। बचपन में माध्यम समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट बच्ची थी। रंगीन पेंसिलें, क्रेयॉन्स, लेकिन ड्राइंग शीट मुझे बहुत लिमिटेड लगते थे, सो मैं दीवारें बिगाड़ा करती थी। अपना एस्थेटिक्स खोजने की चाह मुझ में नहीं थी। मुझे सब कुछ सुंदर लगता था, भय और भयावह भी। मैं अपने नाना जी के साथ रहती आई हूँ। वो प्रकृति के उपासक थे। मुझे अपनी नज़र से प्रकृति के हर छोटे जीव में छुपी सुंदरता से वाकिफ कराते। वो एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीट वैज्ञानिक थे। वे मुझे कई बार जंगलों में मनुष्य या उपेक्षित पड़े जमीन के झाड़ झंकार वाले टुकड़े में ले जाते और कीड़ों की दुनिया का सौंदर्य शास्त्र समझाते। कीड़ों की दुनिया का सौंदर्य शास्त्र अद्भुत है। ये तो आप सब भी जानते होंगे कि कीड़े कितने सुंदर होते हैं। उनकी मेटिंग के तरीके, उनके अपनी संतानों को पालने के तरीके। दरअसल मैं आपको बता दूं, मेरी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान ही इसी विषय से हुई थी, क्योंकि 2009 में मेरा एक शो हुआ था मेरे शहर मुंबई में, फिर लंदन में, जिसमें मैंने वाटर कलर्स से कीट जगत पर बहुत बड़ा काम किया था। वह बहुत सफल रहा, लेकिन बीच में एक अंतराल आ गया। मेरी उस सीरीज की प्रेरणा मेरे नाना जी देवेंद्र नाथ राय चौधरी रहे हैं। अब वे दिवंगत हैं, मगर मेरे साथ आज भी हैं। आपकी नई सीरीज लव, बॉडी एंड रिचुअल्स, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, बॉडी यानी देह ही एक ऐसी चीज है जिसे सही मायनों में प्रेम में दूसरे को देना होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और जीव। लेकिन इस शेयरिंग के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कल्चर की बात करें तो हर कल्चर में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं। सेक्स को केवल संतान पैदा करने का नजरिया नहीं माना जाता, यह एक उत्सव है। अगर हम इसे उत्सव या रीति नहीं मानेंगे तो ये बिना आनंद और गिल्ट से भरा एक कर्तव्य रह जाएगा, जबकि ये जीवन का सबसे प्राथमिक सत्व है। यह प्रथम ऊर्जा है जो हमें बनाती है, एक पोएटिक पावरफुल सोर्स जो दो जीवों को जोड़ती है। धन्यवाद। जी, अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ, नहीं तो विदा लें हम। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सोनी, आप सबको भी धन्यवाद जो सब लोग शामिल हुए। ज्योत्सना जी थैंक यू, आप समझ सकती हैं। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। अब मुझे लगता है विदा लेनी चाहिए। आपकी अगर कोई जिज्ञासा होंगी तो हम बिल्कुल, मैं तो डायरी नोट करती हूँ, और मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरे पास डायरी नहीं होती है तो मैं ऑडियो टेक्स्ट भी कर लेती हूँ फ़ोन में। ऑडियो टू टेक्स्ट वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका मैं बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। या फिर मैं बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। वंदना जी थैंक यू, आपने अटूट बंधन पे बुलाया। अब मुझे विदा लेना चाहिए क्योंकि 6 बज गए हैं। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।